हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लिसफुल लाइफस्टाइल। सो मैं हूँ तनु और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस एंड माय रिकवरी स्टोरी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये वीडियो देखने में और जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने आप को रिकवर करा और मैंने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी हैं सी सेक्शन से रिकवर होने के लिए, सो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे कि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो या फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी ड्यू डेट थी वो थी 10th of April 2022 एंड जो हर महीने की 3 तारीख से मुझे न्यू प्रेगनेंसी मंथ होता था। सो अब बेसिकली था क्या कि 3rd of April को मेरा 9th मंथ भी ओवर हो गया था। बेसिकली 10th मंथ स्टार्ट हो गया था प्रेगनेंसी का। सो उसमें क्या था कि मुझे 4th को मेरे को चेकअप के लिए जाना था, तो मैं 4th अप्रैल को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ माय प्रोग्रेस अबाउट द लेबर पेन्स। सो मतलब मुझे कुछ लेबर पेन्स फील हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे को थोड़े से भी लेबर पेन्स नहीं थे। लाइक कभी कभी फॉल्स लेबर पेन्स होते थे बट ट्रू लेबर पेन्स नहीं थे। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर कोई भी लेबर पेन नहीं है तो अब ज़्यादा वेट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 40 वीक स्टार्ट होने के बाद ना जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेबी के अराउंड वो कम होने लगता है, जिससे कि बेबी की जान को भी रिस्क होता है और मदर को भी रिस्क रहता है। ठीक है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप आज रात को मतलब 4th की नाइट को आप गुनगुने दूध में 2 चम्मच केस्टर ऑयल डाल के पी लेना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केस्टर ऑयल जो होता है मतलब अरंडी का तेल वो थोड़ा गर्म होता है और वो हेल्प करता है लेबर पेन्स को लाने में। सो मैंने एग्जैक्ट सेम वही किया जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था। मैंने 2 चम्मच तेल, अरंडी का तेल मैंने हल्के गुनगुने दूध में मैंने पिया था 4th की नाइट को। सो फुल नाइट मुझे कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई भी पेन्स नहीं आए। सो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आपको नाइट में कभी भी कुछ भी फील होता है आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में आना है। एंड अगर आपको सपोज़ नहीं कुछ भी नहीं होता है, लाइक लेबर पेन्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते, तो आपको 5th को मॉर्निंग में तो डेफिनेटली आना ही आना है एंड एडमिट होना है। ठीक है, तो अब 4th को तो मेरे को नाइट में फुल नाइट मैं कंफर्टेबली सोई हूँ, मुझे कुछ भी पेन्स नहीं आए। तो अब 4th की नाइट निकल गई, तो अभी डॉक्टर ने जैसे बोला था कि 5th को तो आना ही आना है, तो सुबह मैं 10 बजे 5 तारीख को मतलब 5 अप्रैल को मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। सो अब उस केस में क्या हुआ था कि मैं 10 बजे गई हूँ। सो 11 बजे डॉक्टर ने मुझे मेरा कैन्युला वगैरह इंसर्ट किया मुझे और इंड्यूस लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए मुझे मेडिसिन्स वगैरह दी और दवाइयाँ मेडिसिन्स दी, इंजेक्शंस दिए। सो जो इंजेक्शंस थे वो थ्रू ड्रिप मुझे चढ़ाए गए थे। ठीक है, और क्या कहते हैं जो मेडिसिन्स थी वो वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करी गई थी ताकि उससे लेबर पेन्स आ जाएँ, इंड्यूस हो जाएँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मुझे लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए मेडिकेशंस दी गई, बट कुछ भी मुझे थोड़े से भी लेबर पेन्स नहीं आए, बिल्कुल भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी लेबर पेन्स में। सो डॉक्टर्स ने फिर मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, सो अब वेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो आप हमें बताइए कि आप मतलब 1-2 इंजेक्शंस और लगवाना चाहते हैं फॉर लेबर पेन्स या फिर यू वांट टू गो फॉर द सी सेक्शन बिकॉज इट्स द लास्ट ऑप्शन ओनली। ठीक है, तो फिर उस केस में मेरी फैमिली ने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि जब पूरे दिन इंजेक्शंस वगैरह लगा के कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो 2 इंजेक्शंस में हमें नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। सो इट्स बेटर टू गो फॉर सी सेक्शन ओनली। ठीक है, तो फिर मेरे हस्बैंड से उन्होंने पेपर्स वगैरह साइन कराए फॉर सी सेक्शन के, कंसेंट लिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर 7:30 बजे के अराउंड उन्होंने अपना OT वगैरह प्रिपेयर करना स्टार्ट किया फॉर द सी सेक्शन। एंड फाइनली 5 अप्रैल को रात के 8:30 बजे मुझे एक छोटी सी एंजल बेटी पैदा हुई। एंड सो ये था पूरा सी सेक्शन का मेरा कि किस तरीके से रहा मेरा सी सेक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि सी सेक्शन होने के नेक्स्ट 3 डेज़ जो हमने हॉस्पिटल में स्पेंड करे वो मेरे किस तरीके से गए थे। सो बेसिकली जो एक्सपीरियंस था वो इन्हीं 3 दिनों का होने वाला है। सो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को एंड ज़रूर देखिएगा कि मेरे ये 3 दिन कैसे गए हॉस्पिटल में। तो
फ्रेंड्स अब 6 अप्रैल को जब मेरा सी सेक्शन के बाद का जो फर्स्ट डे था वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल होना, आपका आफ्टर ऑल पेट कटा है, पेट कट के एक सर्जरी हुई है, तो वो डेफिनेटली पेनफुल तो होता ही है एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा था, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपकी कंडीशन कुछ ज़्यादा सीवियर इसलिए लग रही है क्योंकि जो मेरा ब्लड लेवल था, लाइक हीमोग्लोबिन लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा कम था। यूजुअली प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स कहते हैं कि कम से कम 11 तो होना ही चाहिए हीमोग्लोबिन का लेवल, बट जो मेरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो मेरा हीमोग्लोबिन का लेवल था वो था 8 to 8.5 के बीच में वेरी करता था, उससे ऊपर नहीं बढ़ा। सो बीच में क्या हुआ था ना कि लाइक 5th मंथ के आसपास मुझे आयरन का एक इंजेक्शन दिया गया था, जिससे कि मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो 8 से बढ़ के 9 लेवल तक हो गया था। ठीक है, उससे मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा। एंड अगेन फिर क्या कहते हैं, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी 9th मंथ में। सो मुझे एक और आयरन का इंजेक्शन लगाया गया, जिससे कि मेरा हीमोग्लोबिन का लेवल फिर से थोड़ा बैलेंस हो गया था, तो मुझे बेटर फील हो रहा था। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका एज भी पहले से ही बहुत ज़्यादा कम था, तो अब हो सकता है कि अभी भी बहुत कम हो गया हो, क्योंकि जितना उन्होंने 9 मंथ में हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ किया था आयरन का इंजेक्शन लगा के, वो फिर से ब्लड लॉस हो गया सर्जरी में। ठीक है, तो अब उससे कि वो खून का लेवल फिर से कम हो गया, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और क्या कहते हैं, मुझे सांस भी लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। लाइक मुझे हेल्प मिल रही थी नर्सेज वगैरह के थ्रू, मुझे खड़े होने में, बैठने में, लेटाने में, बट एक जो कहते हैं ना इंसान की खुद की हिम्मत होती है कि वो खुद से खड़ा होने की कोशिश करे या चल पाने की कोशिश करे, वो मेरा अपने आप से कोई हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, कि वो इसी वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा ब्लड लेवल कम था। शरीर में खून ही कम होगा तो इंसान क्या ही करेगा। ठीक है, तो उस केस में फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर आप चाहें तो एक बार और आयरन का इंजेक्शन लगवा लीजिए, हो सकता है उससे थोड़ा आपको बेटर फील हो। सो विद द कंसेंट ऑफ माई हस्बैंड उन्होंने मुझे एक और आयरन का इंजेक्शन लगाया थ्रू ड्रिप। तो उसके बाद फिर लाइक 6th को उन्होंने शाम को मुझे लगाया था इंजेक्शन। ठीक है, तो शाम को इंजेक्शन लगाने के बाद तो फिर मेरे को नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, फुल नाइट मैं कंफर्टेबली सोई हूँ। ठीक है, उसके बाद जब 7th को मैं सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ तो मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा था। लाइक जैसे मैं पहले वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए भी मुझे हेल्प की नीड थी, मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से, बेबी को फीड नहीं करा पा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, बट 7th को मेरी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार था, मैं खुद से उठने की कोशिश कर पा रही थी, उठ भी पा रही थी, मैंने थोड़ा वॉक भी किया हॉस्पिटल के कॉरिडोर में। सो मेरी कंडीशन काफ़ी बेटर थी। ठीक है, तो 7th का मेरा पूरा दिन अच्छा गया। एंड देन डॉक्टर ने मुझे बोला कि इफ़ यू आर फीलिंग बेटर तो आप कल डिस्चार्ज ले सकते हैं, हम पूरी रात आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, इन केस अगर सब कुछ नॉर्मल जाता है तो यू आर गुड टू गो होम ऑन 8th। ठीक है, तो आप डिस्चार्ज ले सकते हैं। तो फिर भी मेरी फैमिली ने सोचा कि अभी 8th को भी देखेंगे कि डिस्चार्ज लेना है या नहीं लेना है। सो अगर सब कुछ अच्छा जाता है तो हम डेफिनेटली 8th को डिस्चार्ज ले लेंगे, अदरवाइज़ हम 8th को स्टे करेंगे या 9th को फिर डिस्चार्ज लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, 7th को मेरा जैसे कि बताया कि सब कुछ अच्छा गया था, तो 8th की मॉर्निंग में भी मेरे को सब कुछ बेटर फील हो रहा था। डॉक्टर आए थे जब चेकअप के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू आर फीलिंग बेटर तो कोई पॉइंट नहीं बनता हॉस्पिटल में ज़्यादा रुकने का, जितनी जल्दी घर जाओगे, घर के इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपकी रिकवरी और अच्छे से होएगी, आप हैप्पी फील करोगे। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है आप डिस्चार्ज ले लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है हॉस्पिटल में रुकने का। ठीक है, तो जब डॉक्टर ने मुझे इतनी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ें बोली कि हाँ, अब वो डॉक्टर हैं, उनको ज़्यादा पता है कि भाई मेरी बॉडी किस तरीके से चल रही है एंड मेरी क्या प्रोग्रेस है, तो उनका कॉन्फिडेंस देख के एंड अपनी भी कंडीशन में थोड़ा सुधार था, तो उस चीज़ को भी माइंड में रखते हुए मैंने फाइनली बोल दिया कि ठीक है, मुझे डिस्चार्ज दे दीजिए। तो फिर 8 अप्रैल को मैं फाइनली अपने घर पे आ गई थी शाम तक। सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो यही था कि सिर्फ एक ही दिन मैंने ज़्यादा पेन सहन किया और मुझे एज सच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 8th को मैं घर आई, 13th को मेरे स्टिचेस खुल गए एंड 8th को घर पे आने के बाद मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा था एंड कुछ भी पेन नहीं था। मतलब सीरियसली मैं खुद इतनी ज़्यादा शॉक थी कि एक सर्जरी हुई है बॉडी में और कुछ भी पेन नहीं है, कुछ भी। मैं आराम से घूम रही थी अपने घर में। मुझे मेरे घर वाले बोल रहे थे कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा बैठ जाओ, इतनी देर मत बैठो, इतनी देर मत चलो, थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है, बट स्टिल मेरे को अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश भी थी घर में आके एंड मेरी बॉडी में भी काफ़ी रिकवरी थी, तो उस वजह से मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थी।
ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई सी सेक्शन में, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। सो मैं आप सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये बोलना चाहती हूँ, और जो भी मेरी फ्रेंड्स जो भी हैं बेबी प्लान कर रही हैं, सो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप ये टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू होएगा या फिर सी सेक्शन से होगा। आफ्टर ऑल आप एक मदर बनने वाली है, आप उस फेज़ को, उस पीरियड को आप एंजॉय कीजिए। आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बेबी किस तरीके से इस दुनिया में आ रहा है। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू बी अ मदर ऑफ़ अ स्वीट चाइल्ड। सो आपका बेबी और आप खुद बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो डिलीवरी किस तरीके से हो रही है उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सी सेक्शन का एक्सपीरियंस होता है वो अपना होता है, और जो नॉर्मल होता है वो अपना होता है। नॉर्मल वाले कहते हैं कि एक बार ही बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, उसके बाद आप यू आर गुड टू गो, यू आर बैक टू योर रूटीन लाइफ। एंड जो सी सेक्शन वाले कहते हैं सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे कि मेरा था कि मेरे को एक ही दिन पेन हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं कि उनको भाई थ्रू आउट पूरा महीना पेन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थी, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। सो आप किसी के एक्सपीरियंस से डरिए मत, ठीक है। बस कुछ सीख लीजिए। तो आप मेरे एक्सपीरियंस से आपको सीख लेने की ये ज़रूरत है कि जो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल था उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ा। सो खून का लेवल बनाए रखिए अपनी बॉडी में, आयरन रिच फूड खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां एंड अनार और जो वो होता है चुकंदर, जिससे कि खून बनता है बॉडी में, इस तरीके की चीज़ें खाइए आप अपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी। एंड जो आयरन सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको देते हैं, ठीक है, वो आयरन सप्लीमेंट्स प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। मैंने पर्सनली ये मिस्टेक की थी कि मुझे जो सप्लीमेंट्स वगैरह दिए थे वो मैंने प्रॉपरली टाइम पे कंज्यूम नहीं करे थे। मैंने स्किप करती थी अपनी दवाइयाँ, क्योंकि मुझे दवाइयाँ खाना बहुत अजीब लगता है, नहीं पसंद मुझे, ठीक है। तो इसीलिए उस वजह से ही मुझे थोड़ी इशू हुआ। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी स्मूथ चाहते हैं तो प्लीज़ दवाइयाँ स्किप मत कीजिए, अच्छे से अच्छा खाना खाइए और बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी होने वाली है और आपका बेबी भी बहुत हेल्दी होगा, ठीक है। सो यही थी। अब मैं आपको आगे जाके वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि रिकवरी के लिए आपको सी सेक्शन में क्या खाना चाहिए। काफ़ी सारे मिथ्स हैं, लाइक आपने यूजुअली अपनी फैमिली में सुना होगा कि दूध मत पीजिए, उससे टाँके पक जाते हैं, चावल नहीं खाने चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए। मैं जैसे कि अब मेरा फर्स्ट बेबी है तो मुझे पर्सनली बहुत सारे क्वेश्चंस थे इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं, बट जो फैमिली होती है वो कहते हैं ये मत खाइए वो मत खाइए। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है माइंड में कि क्या खाना है। तो उस केस में क्या होता है ना, फिर हम लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना। बट मैंने जो पर्सनली अपने लिए जो डाइट फॉलो करी थी, मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अब सी सेक्शन में क्या खाना है या नहीं खाना, उसके लिए कोई चीज़ मिस ना हो जाए तो मैंने एक डाइट चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। पर्सनली जो चीज़ें मैंने खाई है उस चीज़ों को माइंड में रखते हुए। सो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी कहीं भी लगा दूँगी, लेफ़्ट या राइट साइड पे आप देख लीजिएगा वो जो डाइट चार्ट है, ठीक है। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं आपको 1 बाय 1 फिर बताती भी हूँ कि क्या क्या चीज़ें खानी अलाउड है एंड किस तरीके से आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर ली जाए सब्जियों की, ठीक है। तो सब्जियों में ना आपको इजीली डाइजेस्टिबल सब्जियां खानी है जो कि आसानी से पच जाए, ठीक है। जैसे आसानी से पचने वाली सब्जियां क्या होती हैं, तोरी, घिया, मूंग दाल, मूंग छिलका, उड़द छिलका, ठीक है। ये सब जो दाल जो होती है ना, ये काफ़ी जल्दी पच जाती हैं, क्योंकि होता है क्या, सर्जरी के बाद आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो आपको ऐसा खाना खाना है जो जल्दी पच जाए, जिससे कि जल्दी पचेगा तो आपको एनर्जी आएगी तो आपका मोशन क्लियर रहेगा, ठीक है। तो मोशन आना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपका पेट साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पॉटी नहीं होती है, ठीक है, सर्जरी के बाद, तो एक वो बहुत रिस्क वाला फैक्टर माना जाता है। डॉक्टर्स भी कॉन्शियसली आपसे पूछते हैं आगे से आके प्रोएक्टिवली कि आपको गैस पास हुई है, ठीक है, आपको मोशन आया है या नहीं आया है, ठीक है। यूरिन पास होना, मोशन आना आफ्टर अ सर्जरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी इंटरनली सारी चीज़ें प्लेस पे हैं या नहीं है उस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके की सब्ज़ी खानी है। तो आपको बेसिकली घिया खाना है, अरहर की दाल खानी है, मूंग धुली दाल होती है वो खा सकते हैं आप, ठीक है। और तोरी, घिया,
दलिया, खिचड़ी, ठीक है, ये खाना है। ये सॉफ्ट डाइट में आ जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल होती है एंड सॉफ्ट डाइट होती है। सॉफ्ट डाइट में तो आप सबको पता है कि जब भी कोई बीमार भी होता है घर में तो हम उसको दलिया या खिचड़ी देते हैं। तो दलिया और खिचड़ी तो आप खा सकते हैं। अब जो दलिया और खिचड़ी होती है वो अगर आप प्लेन खाएंगे तो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि प्लेन चीज़ें खाना अच्छा नहीं लगता है किसी किसी को। तो आप उसके अंदर ना वेजिस डलवा सकते हैं। वेजिस में आप क्या क्या डलवा सकते हो, आप उसमें बीन्स डलवा सकते हैं, ठीक है, बीन्स डलवा लीजिए, मटर डलवा लीजिए, लाइक मटर भी खा सकते हैं क्योंकि वो हरी सब्ज़ी है, ठीक है। अब डॉक्टर ने तो मुझे प्रिस्क्राइब किया था कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां भी खा सकते हैं। सो जो हरे पत्तेदार सब्जियां थी वो मैंने कब खाना स्टार्ट किया था, वो मैंने खाना स्टार्ट किया था जब मेरे स्टिचेस ओपन हो गए थे, ठीक है। स्टिचेस ओपन होने के बाद आप हरे पत्तेदार सब्जियां भी खा सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी थोड़ी खानी है, लेकिन आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब आपको सब्जी का बता दिया है और सॉफ्ट डाइट का बता दिया है, ठीक है, आप ये सब खा सकते हैं। एंड अब बात करी जाए फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स आप सभी तरीके के ले सकते हैं। अब जैसे कि प्रेगनेंसी में हमें पपीता और चीकू खाना मना, पपीता, चीकू और पाइनएप्पल खाना मना होता है क्योंकि इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं और उससे प्रेगनेंसी में रिस्क हो सकता है। बट एक बार आपकी डिलीवरी हो जाए तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि हमें गरम गरम चीज़ें खानी है, ठीक है। तो गर्म चीज़ों के लिए ये तीनों फ्रूट काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। सो जो मैंने पर्सनली खाया था वो मैंने चीकू, पपीता, बनाना, ठीक है, मैंने ये तीनों चीज़ खाई थी। बाकी आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, खरबूजा, तरबूज, आम, जो भी सीजनल फ्रूट हैं आप कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सॉफ्ट डाइट हो गई, ये 3 चीज़ हो गई। अब जो होती है लाइक दूध से बनी चीज़ें, अब दूध से बनी चीज़ों के लिए मान्यता ये होती है कि दूध मत पीजिए सी सेक्शन में क्योंकि टाँके पक जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को भी ये चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि दूध लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर्सनली डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था एक प्रोटीन पाउडर जो कि मुझे दूध में डाल के पीना था दिन में 1 टाइम। डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप दूध कंज्यूम करेंगी तो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प होएगी, आपको बॉडी में दूध अच्छा बनेगा तो आपके बेटे का भी मतलब अपने बच्चे का भी पेट भरेगा। सो आपको दूध तो ज़रूर लेना है, लेकिन फिर वही चीज़ हो जाती है कि फैमिली वाले कहते हैं कि दूध नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं जब तक मेरे स्टिचेस ओपन नहीं हुए थे तब तक मैंने दूध में पत्ती लगवा ली थी, ठीक है, लाइक उसको चाय की फॉर्म में ले लिया था, मिल्क टी की फॉर्म में मैंने कंज्यूम किया था। एक बार ही मेरे स्टिचेस ओपन हो गए उसके बाद मैंने हाफ़ ग्लास जो स्किम्ड मिल्क होता है ना, गुनगुना दूध, मैंने वो लेना स्टार्ट किया था, ठीक है। सो आप दूध ले सकते हैं स्टिचेस खुलने के बाद, और फिर स्टिचेस खुलने के बाद तो आप बहुत सारी चीज़ें खाना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे दही हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। एंड चावल से रिलेटेड भी बहुत सारे मिथ होते हैं कि चावल ठंडा होता है तासीर में, तो वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो बेबी को नुकसानदायक करेगा या नहीं करेगा। सो पर्सनली मैं बताती हूँ मैंने चावल कब खाना स्टार्ट किया था। मैंने चावल खाना स्टार्ट किया था आफ्टर 25 डेज़ ऑफ माई सी सेक्शन, लाइक 5 अप्रैल को मेरी सी सेक्शन हुई थी। तो मैंने 25 अप्रैल के बाद मैंने चावल खाने स्टार्ट करे थे, और जो चावल मैं खाती थी वो बिल्कुल फ्रेशली कुकड होता था। मैं कोई बचा हुआ चावल नहीं खाती थी, फ्रिज में रखा हुआ तो बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि चावल की तासीर ऑलरेडी ठंडी होती है, और अगर आप फ्रिज में रखा हुआ खाना खाएंगे तो उससे कि आपको तो नुकसान होगा प्लस आपके बेबी को भी नुकसान होगा। सो बिल्कुल जो गरम गरम चावल बना हुआ होता है वो खाइए, ठीक है। तो चावल भी आप खा सकते हैं, उसमें नो डाउट। मैं खा रही हूँ पर्सनली, अभी 2 महीने हो जाएंगे मेरे सी सेक्शन को, तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल पूरा बना हुआ है एंड मेरी रिकवरी भी काफ़ी स्मूथ जा रही है, ठीक है। आई थैंक यू गॉड फॉर माई स्पीडी रिकवरी। सो आप चावल डेफिनेटली खा सकते हैं। अब मान्यता आती है घी को लेकर कि घी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि घी चिकना होता है, तो जो टाँके होते हैं वो खुलने के डर रहते हैं। अब ये जो है ये एक मिथ है बहुत बड़ा। अगर घी में ना बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो मैंने क्या किया था, मैंने जब तक मेरे स्टिचेस नहीं खुले थे मैंने घी नहीं खाया था, ठीक है। वही मैंने जो घी खाना स्टार्ट किया था वो मैंने चावल के साथ खाना स्टार्ट किया था, लाइक 25 डेज़ के बाद ही मैंने घी कंज्यूम करना स्टार्ट किया था। और मैं जो घी खाती थी वो मैं कैसे खाती थी, खाना नहीं बनवाती थी मैं घी में,
ठीक है, जैसे दाल बनी, खिचड़ी बनी, दलिया बन रहा है या चावल बन रहा है, ठीक है, तो जो भी चीज़ मुझे दी जाती थी खाने के लिए, मैं उस चीज़ में 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ऊपर से डाल के खा लेती थी, ठीक है। इससे कि क्या रहता था, घी का लेवल मेंटेन रहता था, ठीक है। मेंटेन रहने के आप ओवर ईटिंग भी नहीं कर रहे हैं, घी आपको रिस्क भी नहीं है, और बॉडी को जितना नीड होना चाहिए आप उतना खा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से घी खाया था। आप भी इस तरीके से खा सकते हैं। खाना ना बनवाइए घी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगा, और आपका डाइजेशन में हो सकता है दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो घी को क्या है कि ऊपर से 1 चम्मच डाल के खा लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप घी खा सकते हैं। सो यही थी चीज़ें कुछ। अब बाकी जो चीज़ें रह गई है वो मैं आपको अपने डाइट चार्ट में देख के बताऊँगी, क्योंकि कुछ रह ना जाए। आप बाकी ये है कि अगर आप थोड़ा टेस्ट का अच्छा टेस्ट ऐड करना चाहते हैं अपने डाइट में, सी सेक्शन में, बिल्कुल आप ऐसा फील नहीं करना चाहते हैं कि आप मरीज़ों वाला खाना खा रहे हैं, तो आप उस केस में पोहा भी खा सकते हैं, ठीक है। पोहा खाइए, कम मिर्च मसाले का खाइए, ठीक है। पोहा खाइए, वेजिस से फुलफिल्ड हो, इसमें बीन्स डलवाइए, मटर डलवाइए, ठीक है, गोभी भी डलवा सकते हैं। तो आप ऐसे वेजिटेबल पोहा बनवा के खा सकते हैं। आप उपमा खा सकते हैं, उपमा के साथ आप उत्पम खा सकते हैं। एंड देन ओट्स भी अच्छे होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए, मैंने पर्सनली ओट्स भी खाए हैं, ठीक है। सूजी की इडली खाइए, ठीक है। अब अगेन वही इडली को लेके वही मान्यता होती है कि सूजी की खाएं या चावल की खाएं, आप किसी की भी खाइए, आप सूजी की भी खा सकते हैं, चावल की भी खा सकते हैं, लेकिन जो पोर्शन साइज़ है उसको मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं है आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अगर इडली खा रहे हैं तो उसको आप नाश्ते में लीजिए, 1 या 2 इडली से ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए, ठीक है। तो फिर उसके अपार्ट आप चाहे सूजी की खाइए या चावल की, वो आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी ये है कि आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, और जो सूप्स होते हैं, जो दाल का सूप होता है, टोमेटो सूप होता है, आप इस तरीके के जितने भी वेजिटेबल सूप होते हैं वो सूप ज़रूर कंज्यूम कीजिए, क्योंकि सूप से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और पेट भी भरा रहता है। रोस्टेड चना खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। एंड क्या कहते हैं, जब सुबह अगर आपको चाय, मेरी तरह अगर आपको चाय लेने की आदत है ना सुबह सुबह, तो आप चाय लीजिए, ठीक है। और जो चाय लेनी है वो टोंड मिल्क की लेनी है। टोंड मिल्क की चाय लेने के साथ साथ आपको 3 से 4 बिस्किट से ज़्यादा बिस्किट नहीं खाने हैं, और कोशिश कीजिए कि नो मैदा बिस्किट हो, मैदे से बने बिस्किट ना हो, आटे के बिस्किट्स हों, ठीक है। तो उस तरीके से आप बिस्किट्स ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड हो, अगर ब्रेड खाते हो तो मैदा वाली ब्रेड मत खाइए, ब्राउन ब्रेड खाइए, ठीक है। लेमन वाटर आप ले सकते हैं, अगेन ठंडा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। एंड अब जो फैमिली होती है ना वो ये कहती है कि लाइक डिलीवरी के बाद आपको ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी। अब जैसे कि जो मेरा बेबी है वो अप्रैल में हुआ था, एंड इस बारी गर्मी कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई है, तो गर्मी का लेवल तो बस रिकॉर्ड तोड़ है। सो उस केस में क्या हो गया ना, ठंडा पानी आपको अंदर से लगता है कि आप ठंडा पानी पिए, ठीक है। तो हमने डॉक्टर से पूछा था कि हाँ क्या हम ठंडा पानी पी सकते हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ठंडा पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए या नॉर्मल वाटर पीजिए, आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, ठीक है। तो उस केस में फिर मेरे हस्बैंड ने पर्सनली डॉक्टर से ये पूछ लिया था कि हम मटके का पानी पिला सकते हैं, तो डॉक्टर ने बोला मटके का पानी तो हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो डायरेक्टली फ्रिज से निकाला हुआ पानी देने की बजाय आप मटके का पानी दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठंडा भी, उनकी प्यास भी बुझ जाएगी और हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया था कि एक जो कुल्हड़ वाला गिलास होता है ना, मेरे लिए एक वो ला के रख दिया था, ठीक है। मेरे को जब भी पानी पीना होता था मैं उस गिलास में डाल के पीती थी, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि मुझे ऐसा भी नहीं फ़ील होता था कि यार मैं गर्म पानी पी रही हूँ, ठीक है, मेरी प्यास भी बुझ जाती थी और मुझे हेल्थ का भी कोई इशू नहीं होता था, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से ही कर सकते हैं, आप मटके का पानी पी सकते हैं, फ्रिज का पानी ना पी के, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था पूरा आज का रिकवरी स्टोरी एंड एक्सपीरियंस मेरा सी सेक्शन का। सो आई होप ये जो मैंने डाइट चार्ट आपको बताया है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। एंड अब हम वीडियो के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। सो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यूजुअली जो लेडीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ब्लीडिंग को लेके, ठीक है। अब जैसे कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है जिनकी, उनको तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली लेडीज़ मिल जाती है, बट सी सेक्शन
में आई डोंट थिंक कि ज़्यादा हमारे पास हेल्प अवेलेबल होती है। तो जो नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग होती है वो तो 40 डेज़ तक कंटिन्यूसली होती रहती है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो उस केस में सबको पता ही होता है। लेकिन सी सेक्शन में ना लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमें ब्लीडिंग 40 डेज़ तक होगी या हमें उससे कम टाइम तक होगी या कितने टाइम तक उन्हें ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सी सेक्शन में भी ना आपको ब्लीडिंग होगी काफ़ी हद तक, बट सभी लेडीज़ का डिफरेंट रहता है। जैसे किसी को 40 डेज़ तक होती है, किसी को जस्ट 20 to 30 डेज़ तक होएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि 40 डेज़ तक आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपको जस्ट लाइक नॉर्मल डिलीवरी आपका ब्लीडिंग लेवल उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यही था, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ अच्छे से जाएगा। आई विश यू अ स्पीडी रिकवरी and be positive, be happy for your pregnancy, for your baby and for your recovery after delivery. सो अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको इन वीडियो की नीड है। एंड अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है सी सेक्शन की रिकवरी या एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ों से कुछ भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स छोड़िएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। और टिल देन take care of yourself and your baby and I'll see you in the next video.